हेलो दोस्तों, स्वागत है अचीवर्स ट्यूब में। दोस्तों आपका, मेरा नाम अरुण कुमार शुक्ला और एमटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो जैसा कि दोस्तों मैं एसएससी जेई के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, तो उसी के सीरीज में मैं दोस्तों आज आरएसी के रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के कंप्लीट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा इसी एक वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि मैं ऑलरेडी बता दूं, मैं थर्मोडायनेमिक्स हीट ट्रांसफर पावर प्लांट ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी डिस्कस कर चुका हूँ और मैं आज आपके लिए रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के लिए कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों आई होप आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देख रहे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपना स्टार्ट करता हूँ ये लेक्चर। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों जैसा कि देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन में, द फूड कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर इज मेंटेन 4 डिग्री सेंटीग्रेड बाय रिमूविंग हीट फ्रॉम इट 360 किलोजूल पर मिनट, रिक्वायर्ड पावर इनपुट 2 किलोवाट, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है, हमारे पास फूड चेंबर है। सपोज हमारा फूड चेंबर में मान लेता हूँ, इसमें हमको एक टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखना है। ये टेम्परेचर हमको मेंटेन रखना है इनसाइड, बट यहाँ से हीट लॉस हो रहा है कॉन्स्टेंटली। यहाँ से क्यू बाहर जा रहा है कितना, 360 किलो जूल पर मिनट, ये हमारा लॉस हो रहा है। तो अगर ये लॉस हो रहा है और हमको यहाँ पे पावर कितनी देनी पड़ रही है, यहाँ पे पावर इनपुट जो हमारा कितना है 2 किलोवाट है। तो सीओपी दोस्तों होता क्या है, रेफ्रिजरेटर इफेक्ट डिवाइड बाय पावर इनपुट। तो रेफ्रिजरेटर इफेक्ट इसमें दोस्तों किस में दिया हुआ है, किलो जूल पर मिनट में दिया हुआ, देख सकते हैं आप यहाँ पे किलो जूल पर मिनट में है। तो उसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे किलोवाट में। तो उसको किससे डिवाइड करेंगे, 360 डिवाइड बाय 60, तो हमारा हो जाएगा किलो जूल पर सेकेंड में। तो इसलिए हमारा किलो मीन्स किलोवाट हो जाएगा, क्योंकि वाट इज इक्वल टू क्या होता है, जूल पर सेकेंड। यहाँ पे किलो जूल पर सेकेंड है, तो इससे हो जाएगा हमारा 6 0 कैंसिल 6 किलोवाट। तो आर कितना हो गया हमारा 6 डिवाइड बाय पावर कितना है 2, तो हमारा 3 हो जाएगा सीओपी। है दोस्तों आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन, मुझे लगता है। मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ। सीओपी मींस होता है दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो रेफ्रिजरेटर में होता क्या, मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ आपको। मैं थर्मोडायनामिक्स में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ कैसे निकालते हैं, लेकिन फिर से बताता हूँ। समझ आपका टी हायर टेम्परेचर है, ये आपका है रेफ्रिजरेटर, और आपका टी लोअर टेम्परेचर है। अगर मैं यहाँ पे वर्क इनपुट दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से हीट लेगा, क्यू जो रेफ्रिजरेटर जो हीट यहाँ से स्पेस से लिया जाएगा, ये हमारा क्या होगा, क्यू रेफ्रिजरेशन होगा। और ये अगर ऊपर की तरफ जो दे जाएगा वो क्यू हीट पंप में जाएगा। तो अगर हमको सीओपी निकालना है रेफ्रिजरेटर के लिए, तो ये होता है दोस्तों हमारा टी लोअर डिवाइड बाय टी हायर माइनस टी लोअर, और यही होता है हमारा क्यू आर डिवाइड बाय डब्ल्यू इनपुट, क्योंकि ये हमारा क्या है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, यहाँ पे हमको वर्क देना पड़ता है। और अगर हमको सीओपी चाहिए किसका, हीट पंप का, तो हाँ यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर +1, ये भी कर सकते हैं, या टी हायर बाय टी लोअर माइनस टी हायर माइनस टी लोअर, और या क्यू ये वाला जो हीट यहाँ ऊपर जा रहा है, क्यू हीट पंप डिवाइड बाय डब्ल्यू इनपुट। आई होप आपको दोस्तों सारा क्लियर हो गया होगा डाउट, कैसे कैसे सीओपी निकालना डिफरेंट केसेस में। तो दोस्तों अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है बेल कोलेमन साइकिल। देखिए दोस्तों ये जो होता है बेल कोलेमन जो साइकिल होता है, ये हमारा होता है रिवर्स ब्रेटन साइकिल। बट ब्रेटन साइकिल को हम क्या बोलते हैं, जूल साइकिल बोलते हैं, इसलिए इसका दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मींस जूल साइकिल जो होता है वही हमारा क्या है, ब्रेटन साइकिल है, वही हमारा ब्रेटन साइकिल है। और आपको पता होगा ये ऐसा होता है, मैं आपको ड्रॉ कर दिखाता हूँ टीएस डायग्राम। जो एक्चुअल ब्रेटन साइकिल होता है कुछ ऐसा होता है, 1 2 3 4। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, और यहाँ पे हीट इनपुट करते हैं, यहाँ से हमको टरबाइन वर्क मिलता है, और यहाँ पे फिर एक्सपेंड करते हैं। बट यहाँ पे इसका हमारा क्या है, ये हमारा बेल कोलेमन साइकिल क्या है, ये रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है, जिसमें एयर यूज होता है हमारा रेफ्रिजरेंट के लिए। तो ये हम रिवर्स में काम करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे इस ब्रेटन साइकिल में हमको क्या मिलता है, इसमें हमको वर्क मिलता है टरबाइन के थ्रू, पॉजिटिव वर्क मिलता है। लेकिन यहाँ पे इस केस में जब ये रिवर्स ब्रेटन हो जाएगा तो हमको यहाँ पे क्या होगा, वर्क देना पड़ता है। तो ये साइकिल कुछ ऐसा दिखेगा, टीएस डायग्राम में अगर ड्रॉ करता हूँ उसको, तो ये साइकिल कुछ इस टाइप से दिखेगा, रिवर्स साइकिल होगा। ये एंटी क्लॉकवाइज इसमें मूव होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जहाँ पे होता है उस साइकिल में हमको क्या होना है, वर्क देना पड़ता है। जो साइकिल क्लॉकवाइज मूव करती है उसमें हमको वर्क मिलता है।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी याद रखें। ओके दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में जाने से पहले मैं कुछ बेसिक डिस्कस करता हूँ दोस्तों। बेसिक डिस्कशन ये करता हूँ कि जो 2 टाइप के साइकिल मैंने हमको पढ़ाया था, VCR साइकिल और एक होता है VRS साइकिल। VCR मीन वेपर कंप्रेशन साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल, ये होता है वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। ये 2 रेफ्रिजरेशन सिस्टम मेनली हम लोगों को सिलेबस में पढ़ाया जाता है और यही हमारे SSC JEE के एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आए हैं। तो दोस्तों समझ लेते हैं VCR साइकिल में क्या क्या कंपोनेंट होता है। तो ये होता है हमारा दोस्तों इवेपोरेटर, मीन्स यहाँ से ये इवेपोरेटर जो होगा, सपोज हमारा ये रूम है, इसको हमको कूल करना है तो यहाँ से हीट ये ले लेगा इवेपोरेटर, और जो रेफ्रिजरेंट होगा वो यहाँ पे हीट अप होके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वेपर यहाँ पे जाएगा कंप्रेसर में, और कंप्रेसर इसको फिर हाई प्रेशर में कंप्रेस करके सुपर हीटेड कर देगा। उसका ये जाएगा कंडेंसर में, कंडेंसर अगेन उसको भेजेगा, सारा हीट बाहर भेज देगा कंडेंसर, और यहाँ पे हम वर्क देंगे कंप्रेसर को। यहाँ पे ऑलरेडी हम क्यू रेफ्रिजरेटर दे रहे हैं इसको, और ये एक्सपेंशन वाल्व में इसको फ्लो करा के क्या करेगा, इसका ये ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में हो चुका है क्योंकि हीट ऑलरेडी, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में तो है बट यहाँ पे इसका प्रेशर हाई है। इसका प्रेशर कैसे रिलीव करेंगे हम, थ्रोटलिंग प्रोसेस, एक्सपेंशन वाल्व में करेंगे हम थ्रोटलिंग प्रोसेस, जिसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होगी बट यहाँ प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो ये थ्रोटलिंग प्रोसेस के थ्रू इसको हम और डिक्रीज कर जाएंगे। बट यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप, VCR साइकिल में एक कंप्रेसर होता है, तो कंप्रेसर को रन करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। मीन्स यहाँ ये जो साइकिल होती है ये हमारी हाई ग्रेड एनर्जी पे चलती है, हाई ग्रेड एनर्जी पे साइकिल रन करती है। मीन्स हाई ग्रेड एनर्जी मीन्स क्या, इलेक्ट्रिसिटी पे रन करती है, हाई ग्रेड एनर्जी पे रन करने वाली साइकिल है ये। और दोस्तों ये वाला साइकिल जो होता है इसको देख सकते हैं हम लोग, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल। इसमें क्या होता है, एक जनरेटर होता है, इस जनरेटर में क्या होता है, हमारा मिक्सर होता है। एक होता है इसमें तो केवल रेफ्रिजरेंट ही होता है जो रन करता है, बट इस साइकिल में एक मिक्सचर होता है, एक रेफ्रिजरेंट होता है और एक होता है हमारा एब्जॉर्बेंट। तो जैसे अलग अलग, जैसे अमोनिया वाटर होता है, और वाटर लिथियम ब्रोमाइड होता है, वाटर लिथियम क्लोराइड होता है। तो दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए अभी कि इसमें जो जनरेटर होता है इसमें हमारा मिक्सर होता है किसका, रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट की। तो इसमें जो है अगर हमारे पास अमोनिया वाटर का मिक्सर है तो इस केस में अमोनिया हमारा रेफ्रिजरेंट की तरह काम करेगा और वाटर जो होगा वो एब्जॉर्बेंट की तरह काम करेगा। सिमिलरली दोस्तों वाटर और लिथियम ब्रोमाइड के केस में वाटर जो होगा वो हमारा रेफ्रिजरेंट की तरह काम करेगा और लिथियम ब्रोमाइड जो होगा हमारा एब्जॉर्बेंट की तरह काम करेगा। और यहाँ पे भी दोस्तों वाटर एंड लिथियम क्लोराइड में वाटर रेफ्रिजरेंट की तरह काम करेगा और लिथियम क्लोराइड जो होगा वो एब्जॉर्बेंट की तरह काम करेगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इस मिक्सर में दोस्तों क्या होता है, हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, हीट यहां देना पड़ता है, क्यू हीट। ये हीट कहीं से भी हो सकता है, ये हीट हम लोग कहीं से भी कर सकते हैं, ये सन से भी ले सकते हैं, सोलर से भी ले सकते हैं, सन से आ सकता है, वेस्ट हीट हो सकता है किसी पावर प्लांट का, वेस्ट हीट भी हो सकता है किसी पावर प्लांट से, और किसी इंडस्ट्री में भी का जो वेस्ट हीट होता है। मीन्स यहाँ पे हमको हीट ना देके इनडायरेक्टली हम इलेक्ट्रिसिटी ना देके हम हीट देके क्या कर सकते हैं, सिस्टम को रन कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। तो इस जनरेटर में हमारा रेफ्रिजरेंट और एब्जॉर्बेंट का मिक्सर होगा। हीट जब यहाँ पे सप्लाई होगा तो रेफ्रिजरेंट यहाँ से एवापोरेट होकर कंडेंसर की तरफ मूव करेगा और एब्जॉर्बेंट जो होगा यहाँ से नीचे आ जाएगा और एब्जॉर्बर में पहुंच जाएगा। और ये जो कंडेंसर में पहुंचा यहाँ फिर से अगेन क्या करेगा, प्रोसेस में हीट यहाँ पे क्या होगा, रिलीज करेगा और थ्रॉटलिंग के थ्रू अचानक आ जाएगा फिर एवापोरेटर में, और यहाँ पे फिर ये मिल जाएगा एब्जॉर्बर में। एब्जॉर्बर में हमारा ऑलरेडी एक एब्जॉर्बेंट आया हुआ है और रेफ्रिजरेंट यहाँ मिलेगा, तो ये दोनों मिक्स होकर फिर से हमारा बनाएंगे क्या, एक सोल्यूशन। और ये सोल्यूशन जो होगा यहाँ पे हमारा फिर से अगेन पंप कर दिया जाएगा सोल्यूशन पंप के थ्रू। लेकिन इस पंप का जो पावर होता है बहुत ही लो होगा क्योंकि यहाँ पे हम लिक्विड को पंप कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वेपर को पंप कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो बहुत हाई है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा कंप्रेसर उसमें ज्यादा पावर लगेगा कंपेयर टू इस सोल्यूशन पंप के। इसलिए यहाँ पे हम लोग जब सीओपी निकालते हैं तो उसकी पावर को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि नेग्लिजिबल होता है कंपेयर टू पावर लगता है कंप्रेसर में। तो आई होप आप दोस्तों को समझ में आया होगा दोनों का डिफरेंस क्या होता है। और दोस्तों मैं टीएस डायग्राम के भी डिस्कस करता हूँ VCR साइकिल का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें देखा जाए। दोस्तों जो टीएस डायग्राम होता है इसमें वो दोस्तों कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे होता है 1 2 3 4, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मीन्स जैसे ही कंप्रेसर में एंड करेगा तो ये 1 होगा,
यहाँ पे सही से नहीं लिखा हुआ, ये 1 यहाँ पे होगा, 1 मैं कंप्रेसर में एंट्री करते वक्त डाल रहा हूँ, ये कंप्रेसर से यहाँ जाएगा, फिर ये हो जाएगा 2 3 4, ये प्रोसेस होता है। तो ये हमारा कंप्रेसर में हम वर्क इनपुट देना होगा हमको W इनपुट, और ये हमारा क्या होगा Q रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा। ये अगर यहाँ पे हमारा क्या होगा Q कंडेंसर से जो हीट लॉस होगा वो होगा, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारा थ्रॉटलिंग प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस उसको बोलते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस। आई होप दोस्तों आपको समझ आएगा। नेक्स्ट में मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ तो डाउट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं चलता हूँ अभी नेक्स्ट स्लाइड में। इसको देखिए क्वेश्चन, द एक्सपेंशन प्रोसेस इन द थ्रॉटलिंग डिवाइस ऑफ अ वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो मैं बोला हूँ दोस्तों, जो वेपर, ये हमारा जो एक्सपेंशन प्रोसेस होता था टीएस डायग्राम में, ये हमारा इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट होती थी, इसमें एंथैल्पी हमारी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये ऐसे एंथैल्पी प्रोसेस होता है, क्योंकि हमको यहाँ पे ये लिक्विड यहाँ पे कंडेंसर से निकलता है दोस्तों, उसका जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, उसको हमको प्रेशर को रिड्यूस करना होता है और उसको इवेपोरेटर में भेजना होता है। तो प्रेशर रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सपेंशन वाल्व यूज करते हैं, जो कि थ्रॉटलिंग डिवाइस बोला जाता है उसी को, और वो एक ऐसे एंथैल्पी, जहाँ पे एंथैल्पी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसको याद रखिए आप लोग। अभी मैं दिखाता हूँ आपको एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल कहाँ पे प्रेफर किया जाता है, एयरक्राफ्ट में। क्यों प्रेफर किया जाता है, उसका रीजन दोस्तों सी ऑप्शन है, क्योंकि उसका वेट पर टन जो होता है वो रेफ्रिजरेटर लो होता है। मीन्स क्या है, सब एयरक्राफ्ट हमारा हाई एल्टीट्यूड पे रन करता है। उस कंडीशन में अगर मैं उसमें एक्स्ट्रा कुछ सिस्टम लगा के रन कराएंगे, नया न्यू रेफ्रिजरेंट या कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, वेट उसका इंप्रूव बढ़ जाएगा। वेट बढ़ने से हमारा क्या होगा, उसमें जो हमारा फ्यूल कंजम्पशन वो बढ़ जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, एयर हमारे पास एम्पल अमाउंट में अवेलेबल है एयरक्राफ्ट के पास, इसलिए हम एयर को ही क्या करते हैं, चैम्बर में सर्कुलेट कर देते हैं, और उसमें जो साइकिल काम करती है वो वेल कोलेमन होती है, जो पहले मैं बता चुका हूँ, या रिवर्स ब्रेटन साइकिल जो होती है उसमें काम करता है। उसका रीजन ये होता है कि उस वेट पर टन, मीन्स सिस्टम का जो वेट होगा रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनिंग का, रेफ्रिजरेशन का, वो क्या होगा, कम होगा, इसलिए हम मेनली इसमें यूज करते हैं। लोअरिंग द इवेपोरेटर प्रेशर इन अ वेपर कंप्रेशन सिस्टम। दोस्तों जी देखिए, जो हमारा वेपर कंप्रेशन सिस्टम है, यहाँ पे दो, एक इवेपोरेटर होगा, एक कंडेंसर होगा। तो मैं डायग्राम में बताता हूं। ये हमारा डायग्राम कुछ ऐसा था, ये हमारा हो गया पी इवेपोरेटर, ये हमारा होगा पी कंडेंसर, और ये हमारा है डब्ल्यू इनपुट, और ये हमारा क्यू रेफ्रिजरेटर इफेक्ट है। तो दोस्तों अगर मैं, ये टीएस डायग्राम है आपका वीसीआर साइकिल का, तो यहाँ बोला गया है कि अगर इवेपोरेटर प्रेशर आपने क्या किया, इसको घटा दिया, इसको और नीचे ला देते, यहाँ पे आ जाएगा कुछ लाइन, तो हमारा क्या देख रहा है, आप यहाँ पे कंप्रेसर वर्क जो है बढ़ जा रहा है। कंप्रेसर में हमको वर्क इनपुट क्या दे रहा हूँ, ज्यादा देना पड़ेगा। सीओपी होता क्या हमारा, सीओपी होता है हमारा क्यू आर बाई डब्ल्यू कंप्रेसर। अगर आपने कंप्रेसर वर्क को बढ़ा दिया तो सीओपी क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, सीओपी घटेगा। और क्योंकि रेफ्रिजरेटर इफेक्ट में तो क्या हो रहा है, वो भी डिक्रीज ही कर रहा है रेफ्रिजरेटर इफेक्ट में, तो दोनों ही तरीके से आपका देखा जाए तो सीओपी घटेगा, क्योंकि क्यूआर भी घट रहा है और कंप्रेसर वर्क भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इंक्रीज द रिक्वायर्ड वर्क, डिक्रीज द सीओपी, ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आई होप आपको समझ में आएगा। ये हमारा है पी कंप्रेसर जो हाई प्रेशर है, और पी इवेपोरेटर जो लोअर प्रेशर है। आपने उसको लोअर को और लोअर कर दिया, तो उससे क्या होगा हमारा दोस्तों, कि कंप्रेसर में ये वर्क इनपुट हमारा बढ़ गया, और अगर ये लाइन और नीचे आती है तो ये रेफ्रिजरेटर इफेक्ट का भी लाइन हमारा डिक्रीज करके, तो दोनों ही चीजें यहाँ पे घट जा रही हैं। सॉरी, क्यूआर यहाँ पे घट जा रहा है और डब्ल्यूसी जो है बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों रेसिप्रोकल में है, इसलिए हमारा सीओपी ओवरऑल घट जा रहा है। दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाँ, ये भी मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ पहले। इन अमोनिया वाटर वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में दोस्तों यहाँ पे आपको पता है कि अमोनिया जो होता है वो रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है, और वाटर एब्जॉर्बेंट की तरह। मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको याद कराता हूँ। वाटर प्लस अमोनिया सिस्टम होता है, वाटर लिथियम क्लोराइड होता है, वाटर लिथियम ब्रोमाइड होता है। लेकिन इस वाले केस में आपका अमोनिया जो है रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है, और ये वाटर एब्जॉर्बेंट की तरह काम करता है। बट इन दोनों केसेस में वाटर ही रेफ्रिजरेंट की तरह काम करता है, और ये दोनों एब्जॉर्बेंट की तरह काम करते हैं। ये डिफरेंसेस है। और दोस्तों वीआरएस साइकिल जो है, ये इसमें एक जनरेटर होता है, आपको बताया था मैंने। वो जनरेटर हीट से रन करता है, मीन्स ये लो ग्रेड एनर्जी से भी ये साइकिल रन करती है। लो ग्रेड एनर्जी से भी साइकिल इजिली रन कर लेती है।
आपको क्या होता है लो ग्रेड एनर्जी, क्या होता है हाई ग्रेड एनर्जी, आपको मैंने थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में पढ़ाया हुआ, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, efficiency of a Carnot cycle is given 80%. If the cycle direction be reversed, what will be the value of coefficient of performance of the reverse current cycle? देखिए दोस्तों, जब भी इस टाइप क्वेश्चन आपको आता है तो आप एक फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिए कि COP इज इक्वल टू COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 बाई एफिशिएंसी ऑफ Carnot साइकिल, या COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू क्या होता है, COP ऑफ हीट पंप माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई एफिशिएंसी ऑफ Carnot साइकिल माइनस 1। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए आप, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन बॉक्स पूछा जाता है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन रिवर्स किया गया लेकिन Carnot की एफिशिएंसी कितनी है, 80% है, और यहाँ पे पूछा गया है, और ये एक रिवर्स करके किस Carnot इंजन को हम क्या कर रहे हैं, एक रिवर्स Carnot इंजन, हाँ रिवर्स Carnot साइकिल क्या होगा अगर COP बताना है हमको। दोस्तों इस केस में अगर हम इसको रिवर्स करते हैं तो हमारा मिलेगा क्या, COP ऑफ हीट पंप जो मिलेगा हमको मिलेगा 1.25, और COP ऑफ रेफ्रिजरेटर मिलेगा 0.25 मिलेगा। बस आप इस अपना समझ गए होंगे। फीटिंग इन अमोनिया एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आर मेड, क्योंकि अमोनिया जो होता है कॉपर के साथ यूज भी नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए हम अमोनिया केस में कास्ट स्टील या फोर्जिंग आयरन यूज करते हैं यहाँ पे। इसको आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। लिथियम ब्रोमाइड इन वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, लिथियम ब्रोमाइड जो होता है मैं बता चुका हूँ किस तरह एब्जॉर्बेंट की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों मैं साइकोमेट्रिक चार्ट को डिस्कस करता हूँ क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है साइकोमेट्रिक चार्ट पे दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों साइकोमेट्रिक चार्ट जो होता है वो इसमें जो एक्स एक्सिस होता है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर को शो करता है, वाई एक्सिस में हमारा होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ओमेगा, या इसको ह्यूमिडिटी रेशियो बोलते हैं, और ये वाटर वेपर का ये फंक्शन किसका होता है, वाटर वेपर प्रेशर का फंक्शन होता है। तो दोस्तों इस कंडीशन ये जो कर्व होता है ये हमारा P1 एटमॉस्फेयर के लिए वैलिड होता है। अगर हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हम उसको कांस्टेंट नहीं वेरी कर देंगे तो हमारा ये जो कर्व है वो उस वहां पे वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे P1 एटमॉस्फेयर कांस्टेंट रहना चाहिए तब ये कर्व वैलिड है, इस बात को ध्यान रखना। ये हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन है, ये कर्व लाइन जो दिखाती है, और ये वाली लाइन सैचुरेटेड लाइन, क्योंकि इस वाली लाइन जो है वो 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी शो करती है। ये लाइन अगर यहाँ से जाती है ऐसे करके तो ये 50% ह्यूमिडिटी शो करती है, मीन्स जो कर्व लाइन होती है वो हमारा शो करती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको अच्छे से याद रखिए। ये वाली लाइन जो होती है दोस्तों, ये जो इंक्लाइन लाइन है ये वेट वाल्व टेम्परेचर शो करती है, ये वाली लाइन, ये वाली और वॉल्यूम लाइन शो कर रही है, ये वाली जो लाइन है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लाइन शो कर रही है। तो आपको दोस्तों कुछ आइडिया लगा होगा, मीन्स अगर हाँ, और अगर मैं बात करूं सेंसिबल हीटिंग की, तो दोस्तों सेंसिबल हीटिंग केस में क्या होता है कि मॉइस्चर में कोई कन्वर्ट नहीं होता, तो अगर हम सेंसिबली हीट करेंगे तो लाइन हमारा इस टाइप से कुछ होगा, सेंसिबली कूल करेंगे तो लाइन हमारा इस टाइप से कुछ होगा, क्योंकि वहां पे मॉइस्चर ऐड नहीं हो रहा है, केवल हम सेंसिबली हीट कर रहे हैं, इसलिए वहां पे तो या तो टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। सेंसिबली हीटिंग का ये हो जाएगा, सेंसिबली कूलिंग का ये हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हीट भी करें ह्यूमिडिफाई भी करें तो कुछ लाइन ऐसा होगा, अगर कूल करें और ह्यूमिडिफाई करें तो लाइन ऐसा होगा, हीटिंग करें और डिह्यूमिडिफाई करें तो लाइन ऐसा होगा, क्योंकि ये जो वाई एक्सिस है हमारा ह्यूमिडिटी को शो कर रहा है। तो आप कुछ आइडिया लगाओ दोस्तों, बाकी प्रॉब्लम में देखते हैं। ऑन अ साइकोमेट्रिक चार्ट वेट वाल्व टेम्परेचर, मैं दिखा चुका हूँ साइकोमेट्रिक चार्ट में दोस्तों वेट वाल्व टेम्परेचर कैसा होता है। साइकोमेट्रिक चार्ट हमारा कुछ ऐसा होता है, इसमें वेट वाल्व टेम्परेचर हमारा ऐसा होता है। तो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन सो टूवर्ड्स द राइट, बिल्कुल सही है, ये राइट की तरफ क्या है, इंक्लाइंड है। और दोस्तों हम लोग देखते हैं थोड़ा डिटेल में और देख लीजिए कुछ प्रोसेस को। यहाँ पे ए, अगर यहाँ पे सी लाइन देखा जाए तो सी क्या है हमारा, सी हमारा सेंसिबल हीटिंग, दिखा चुका हूँ पहले ही। जी हमारा सेंसिबल कूलिंग है। ये हमारा एच जो प्रोसेस है ये हमारा इवेपोरेटर कूलिंग प्रोसेस है। हालांकि इसको बोला जाएगा हम लोग क्या है, कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन,
बट ये हमारा इसको बोलते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग। जो हमारा घर पे कूलर होता है वो यही काम करता है, इवेपोरेटिव कूलिंग का काम। क्योंकि कूलर जो डेजर्ट कूलर होता है, अगर कूलर को डेजर्ट में लगाया गया तो वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है तो उसको कूल करना होता है। और एट द सेम टाइम रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी क्या होती है, जैसे राजस्थान वगैरह में ह्यूमिडिटी भी लो रहती है। तो अगर आपको एक टाइम पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ाना है और टेम्परेचर भी घटाना है तो यही करना पड़ेगा। इससे हमारा क्या हो रहा है, टेम्परेचर तो घट रहा है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है। मीन्स जो एयर है वहाँ पे, जो बहुत ड्राई एयर है वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट कुछ बढ़ रहा है, तो उसको बोलते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग। जो हमारा कूलर घर पे लगता है वो यही काम करता है। और ये होता है बी प्रोसेस, जो हमारे दोस्तों है वो हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन है, तो दिख ही रहा है। डी जो प्रोसेस है ये वाला, ये हमारा केमिकल डिह्यूमिडिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका हीटिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। ये हम ऐसा कोई मटेरियल जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, इस टाइप के मटेरियल लगाने से हमको ये प्रोसेस को हम अचीव कर पाते हैं। तो दोस्तों कुछ आइडिया आपको लगा होगा। बाकी ये टीएस डायग्राम ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे प्रीवियस स्लाइड में, इसलिए इसको बता रहा हूँ। इफ एयर इज हीटेड विदाउट चेंजिंग द मॉइस्चर कंटेंट, अगर हम मॉइस्चर कंटेंट चेंज ही नहीं कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, क्या सेंसिबल कूलिंग या हीटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ पर कुछ भी नहीं करेगा, रिमेन सेम। वर्टिकल लाइन ऑन प्रेशर एंथैल्पी चार्ट, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अभी मैंने आपको टीएस डायग्राम दिखाया है, आप अभी पीएस डायग्राम सर्च करेंगे नेट में और उसमें देखेंगे और कमेंट भी करेंगे। ये भी क्वेश्चन 13 आपके होमवर्क, बहुत इजी क्वेश्चन, इसका आप डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14, while working as a heat engine the efficiency is 40%. if the cycle is reversed and made into the pump, heat pump, इस देखिए हीट पंप की बात करें तो सीओपी ऑफ हीट पंप क्या होता है, 1 बाई ईटा करना, तो 1/0.4, तो ये कितना हो जाएगा, 0.4 मीन्स 5/2, 2.5 इसका आंसर, और डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। Which term clearly defines the degree of subcooling? हाँ ठीक है दोस्तों, अब सब कूलिंग को देखते हैं हम लोग। मैं इसमें अच्छे से टीएस डायग्राम ड्रॉ करता हूँ पहले। ये दोस्तों आपको टीएस डायग्राम में दिखाता हूँ अच्छे से। यहाँ पे आपको अच्छे से तभी सब कूलिंग क्लियर होगा। दोस्तों ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 4 है। यहाँ पे मैंने कंप्रेसर में उसको सुपर हीट किया, देन कंडेंसर ने हीट रिलीज किया, थ्रॉटलिंग हुई, और यहाँ पे आपका इवेपोरेटर से हीट लेके उसको फिर। तो दोस्तों सब कूलिंग जो होता है यहाँ पे, ये तो हमारा नॉर्मल साइकिल है। अगर मैं सब कूलिंग दिखाता हूँ तो कैसे दिखाऊंगा इसमें, तो ये यहाँ तक तो नॉर्मल आएगा। तो मैं दूसरा कलर चेंज करता हूँ, तो यहाँ तक फिर हम उसको बढ़ाऊंगा मैं इसको यहाँ तक। इसके बाद मैं इसको ऐसे नीचे लेके आऊंगा और यहाँ पे ऐड करूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो 3 to 4 हुआ, ये क्या हो, सब कूल किया गया है। बट ये क्या है, सब कूल करके ये लिक्विड प्रोसेस, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो वेपर था, सुपर हीट वेपर था। अगेन कंडेंसर में हीट रिलीज करके क्या हुआ, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, कंप्लीट लिक्विड में। बट अभी जो सब कूलिंग में क्या हुई है वो देख सकते हैं आप। अब ये क्वेश्चन नंबर यही सेक्रेटरी देखिए क्यों, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड लिक्विड, ये आपका क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, ये आपका क्या है, सैचुरेटेड वेपर लाइन है। तो अगर आपका यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट तो है 3 पॉइंट, ये वाली पॉइंट, एंड एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, एक्चुअल टेम्परेचर यहाँ पे पहुंचा हुआ है सब कूल करके। इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होगा सब कूलिंग में। सब कूलिंग से दोस्तों होता क्या है कि जो कंप्रेशर वर्क होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कांस्टेंट ही रहता है। बट यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होता है वो बढ़ जाता है, इससे हमारा सीओपी जो है इंक्रीज कर जाता है। तो सब कूलिंग में डिग्री आप सब कूलिंग अगर बढ़ाते हैं तो उसके इसमें हमको सीओपी हाई मिलेगा, बट कंप्रेसर वर्क में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। देख रहे हैं दोस्तों सब कूलिंग से हमारे यहाँ पे हो रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आएगा सब कूलिंग का इफेक्ट और सब कूलिंग क्या होता है ये भी समझ में आ जाएगा। टर्न ऑफ रेफ्रिजरेटर मीन, तो ये तो आपको डेफिनेशन है, तो आपको आ जाना चाहिए, ये भी आपके लिए होमवर्क है। The door of a running refrigerator inside the room was left open while the following statement is correct। तो दोस्तों इसका आंसर तो पता है आपको, रूम हीट है। रूम क्या होगा, रूम जो है ग्रेजुअली क्या होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फिर जो है देखिए दोस्तों ये टर्म होता है हार्मेटिकली सील्ड यूनिट एम्प्लाइज क्या होता है। देखिए हार्मेटिक कंप्रेसर जो होते हैं वो दोस्तों वहाँ पे कंप्रेसर और मोटर दोनों ही सील्ड रहते हैं। जैसे जो हमारे बहुत बड़े छोटे जैसे हमारे जो कंप्रेसर आते हैं आपने देखा होगा, उसको पूरी तरह हम लोग सील्ड रखते हैं ताकि अगर उसमें
कोई अगर वाटर में भी डाल दिया जाए, कहीं इधर उधर टच हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। बट एक होता है सेमी हर्मेटिक कंप्रेसर, उसमें क्या होता है, कंप्रेसर और मोटर में से एक पार्ट जो होता है वो सील्ड नहीं होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाए सेमी हर्मेटिक, तो आप समझ लीजिए एक पार्ट उसमें बाहर रहेगा, हर्मेटिक दोनों पार्ट अंदर रहेंगे। ओपन टाइप कंप्रेसर तो जानते ही हैं आपको, तो आप हर टाइप के क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए एग्जाम में। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज, ये आपको पता ही है कि सपोज देखिए दोस्तों, एयर आपका जो अवेलेबल रहता है, इफ एयर हमारा है उसकी अगर पर्टिकुलर वॉल्यूम लेता हूँ एयर का, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ मॉइस्चर होगा उसकी एक लिमिट होती है। अगर वो मैक्स 100% अगर वो लिमिट चूज कर जाता है तो मीन्स अभी उसमें कोई मॉइस्चर नहीं जाएगा, तो उस समय उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है 100% होती है। मीन्स अमाउंट ऑफ जो मॉइस्चर है एक्सटेंट एयर कितना ले सकता है उसी बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो दोस्तों इस केस में आपका जो है मैं प्रॉब्लम नहीं आऊं, तो दोस्तों इस केस में हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं क्या बोला कि अमाउंट ऑफ एयर कितना प्रेजेंट एयर में और मैक्सिमम कितना एयर वो ले सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि क्रायोजेनिक जो टर्म है इसका मीन्स होता है बहुत ही लो टेम्परेचर, जैसे इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है। लो टेम्परेचर मीन बहुत ज्यादा लो, -180 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये काम करता है। ये जनरली हम जब आपने देखा होगा जो रॉकेट्स के जो फ्यूल होते हैं लिक्विड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, उस केसेस में ये स्टडी की जाती है। Carnot heat pump is working with efficiency 50% if the cycle converted into heat pump after reversing, then what is the coefficient of performance of heat pump। तो ये तो सीधा रिवर्स कर देंगे इसका, हमारा जो ऑप्शन होगा 2 आंसर्स का करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि सीओपी ऑफ हीट पंप क्या होता है इजिकल टू 1 by Carnot एफिशिएंसी, तो 2 हो जाएगा ऑप्शन। इसी के साथ दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को खूब शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दोस्तों कमेंट करें कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है। मैं भी काफी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन दोस्तों मैं भी कंटिन्यू करूंगा, और एसएससी के जो जितने भी टॉपिक बचे हैं उसको जल्दी से जल्दी खत्म करूंगा। आप टेंशन ना लें और अच्छे से प्रिपेयर करें। तो दोस्तों इसी के साथ बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।